नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के बार में डीजे संचालक को गोली मारी, हुई मौत। शराब पीकर 5 युवकों ने झगड़े के बाद किया मर्डर, हवाई फायरिंग करते हुए फरार। झारखंड में रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार रात 5 युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका डीजे संदीप उर्फ सैंडी और बार के दूसरे स्टाफ से विवाद हो गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया और सभी युवक वहां से चले गए। कुछ देर बाद शराब पी रहे 5 युवक वापस बार में आए और एक युवक ने डीजे संचालक संदीप के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिस समय ये घटना घटी उस समय बार बंद था और डीजे संदीप और अन्य कर्मचारी बार से निकल रहे थे। इसके बाद उन्होंने बार के अंदर घुसकर कई राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बार पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की है। गोली संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी के सीने में लगी। गोली मारने के बाद युवक फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस संदीप को रिम्स ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी की घटना की जांच रांची के एसएसपी, एसपी सिटी डीएसपी के अलावा चुटिया एवं कोतवाली के थाना प्रभारी कर रहे हैं। युवकों की पहचान के लिए बार का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला गया है, जिसके माध्यम से अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है। इसमें शामिल लोग अपराधी हैं। पहले भी इन पर कई मामले चल रहे हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एसआईटी का गठन किया है ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके। आलमगीर आलम की रिमांड 3 दिन बढ़ी। कल आईएएस मनीष रंजन के साथ होगी पूछताछ। ईडी का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रहे मंत्री। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम से अब ईडी और 3 दिन पूछताछ करेगी। 11 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने उनसे जवाब तलब करने के लिए और रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आलमगीर आलम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद 3 दिनों की और रिमांड दी है। इस तरह ईडी उनसे पूरे 14 दिनों की रिमांड अवधि में पूछताछ करेगी। ईडी सोर्स की माने तो जांच एजेंसी ने मंत्री आलमगीर आलम की फिर से रिमांड इसलिए मांगी है ताकि कल आईएएस मनीष रंजन के साथ उनसे पूछताछ की जा सके। ईडी ने मनीष रंजन को दूसरी बार समन भेज 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम को पहली बार ईडी ने 6 दिनों की रिमांड में लिया था। इसके बाद 5 दिनों की रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। इन 11 दिनों में 50 से अधिक सवाल ईडी ने उनसे टेंडर में कमीशन, पीए के सहायक के यहाँ बरामद रुपए से जुड़े किए, पर मंत्री आलमगीर आलम की ओर से अधिकांश सवालों के जवाब में कहा गया कि कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएएस मनीष रंजन के साथ बैठकर सवाल जवाब किए जाने के बाद कुछ बातें स्पष्ट हो सकती हैं। रेमल तूफान को लेकर झारखंड में भी अलर्ट। धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में छाए बादल, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। धनबाद, देवघर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चल रही हैं, तो कई जिलों में बारिश भी हुई है। शाम तक संताल और कोल्हान समेत झारखंड के अन्य जिलों में रेमल तूफान का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 जून तक मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में तापमान अब भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश 16.2 मिलीमीटर सिमडेगा जिले के कुरडेग में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज शाम तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्से में गर्जन के साथ हल्के बारिश की संभावना जाहिर की है। कल 28 मई को राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में बारिश के आसार हैं। 29 और 30 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 30 मई और 1 जून को राज्य के पूर्वी भाग में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। कल 28 मई को राज्य के 2 अलग अलग हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुमका में 30 मई को पहुंचेंगे राहुल गांधी।
झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संताल परगना की 3 सीटों पर चुनाव होना है। गोड्डा, दुमका व राजमहल में 1 जून को मतदान है। पार्टियों ने अब संताल परगना में जोर लगाया हुआ है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बड़े नेता व स्टार प्रचारक संताल परगना पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर 28 मई को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में दुमका एयरपोर्ट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में 6 चुनावी सभा कर चुके हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी 30 मई को दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा और गुमला के बसिया में जनसभा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में 3 चुनावी सभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। हजारीबाग में 3 सप्ताह से जंगली हाथियों का आतंक, पूर्व मुखिया के पति को कुचला। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। जिले के दारू प्रखंड में एक पूर्व मुखिया के पति को हाथी ने कुचलकर मार डाला। हाथियों के हमले में एक अन्य व्यक्ति इस्माइल मियां भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। मिलते ही दारू थाना प्रभारी सफीक खान अपनी टीम के साथ गांव पर पहुंचे। मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिले के दारू प्रखंड के बलिया गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा दिया है। एक हाथी ने कबीलासी पंचायत की पूर्व मुखिया राखी देवी के पति अशोक रविदास को कुचलकर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार की रात 7 बजे हाथियों का झुंड बलिया गांव के मंडप के पास पहुंचकर किसान की सब्जी खाने लगा था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। काफी देर तक वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने ही एकजुट होकर हाथी को भगाने का प्रयास किया। हाथी भगाने के दौरान हाथियों के झुंड से एक बड़ा हाथी ग्रामीणों की तरफ दौड़ा। हाथी के झुंड के आक्रामक होते ही ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। सभी ग्रामीण अपने घर की ओर भागने लगे। भागने के दौरान अशोकराम और इस्माइल मियां गिर गए। अशोकराम 45 वर्षीय के गिरते ही हाथी ने उसे पटक कर मार डाला। हेमंत सोरेन जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जल्द सुनवाई को किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है। हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से यह आग्रह किया है कि जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। अब अदालत उनके आग्रह को स्वीकार करता है या नहीं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले उन्होंने सिविल कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी अवैध है। झारखंड हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसी बीच हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि वकील कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं। इसलिए जज ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका वापस ले लिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हैंडपंप पर पानी भर रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में 25 मई को 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की घटना हुई थी। पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी देवनाथ सिंह उर्फ देवनाथ कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 25 मई को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग हैंडपंप पर पानी भर रही थी। इसी क्रम में देवनाथ सिंह मौके पर पहुंचा और नाबालिग का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी नाबालिग को गांव के नदी के किनारे ले गया, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने मनातू थाना को पूरे मामले की जानकारी दी। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद देवनाथ सिंह फरार हो गया था और अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर पर छिपा हुआ था, जिसका पता चलते ही पुलिस ने छापेमारी कर देवनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जून से टोल की दरों में बढ़ोतरी।
2 जून से नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों की जेब ढीली करने की तैयारी चल रही है। NHAI की ओर से निर्मित हाईवे में टोल टैक्स लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से ही होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते वाहन चालकों को राहत मिल गई थी और 1 जून तक टोल नहीं बढ़ाने का आदेश भारत सरकार की ओर से भेजा गया था। NHAI ने झारखंड सहित सभी राज्यों के रीजनल पदाधिकारियों को पत्र लिखकर लोकसभा आम चुनाव के आखिरी चरण 1 जून तक टोल में वृद्धि नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि सभी राज्यों ने टोल वृद्धि का प्रस्ताव तैयार भी कर लिया था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। अब आखिरी चरण का चुनाव जल्द संपन्न होने वाला है। ऐसे में 1 जून की रात 12 बजे के बाद से टोल वृद्धि करने की तैयारी चल रही है। NHAI की ओर से इस संबंध में मार्गदर्शन भी मांगा गया है। टोल की वृद्धि 5 रुपए से 15 रुपए तक होगी। संबंधित टोल प्लाजा के जरिए टोल की वसूली की जाएगी। हालांकि सूत्रों के अनुसार ओरमांझी पुंदाग में टोल प्लाजा में टोल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। डेली मार्केट में फिर लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। रांची के डेली मार्केट में एक बार फिर आग लग गई है। आग लगने के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आनन फानन में दुकानदार के मालिक ने दमकल की टीम को जानकारी दी। इस आगलगी में ड्राई फ्रूट्स के दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया गया है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 11:45 पर डेली मार्केट स्थित एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान में अचानक आग लग गई थी। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकान मालिक को तुरंत मौके पर बुलाकर आग पर पहले खुद से काबू पाने की कोशिश की गई। थोड़ी देर बाद दमकल के वाहन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी में ड्राई फ्रूट दुकान बुरी तरह से जलकर राख हो गया है। दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली मार्केट के दुकानदार आग को लेकर बेहद दहशत में रहते हैं। इस मार्केट में फल सब्जी के अलावा दूसरे खाद्य पदार्थों की भी थोक मंडी है। पिछले साल सब्जी मंडी में भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के 2.5 लाख रुपए भी जल गए थे। कोरोना के समय भी मार्केट में आग लगी थी, जिसमें सभी फल के दुकान जल गए थे। यही वजह है कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, सभी दुकानदार मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि आग मार्केट के बाहर स्थित दुकान में लगी थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों ने तेजी के साथ आग पर काबू पा लिया। 570 करोड़ के निवेश से राजधानी की बिजली आपूर्ति सुधरेगी, योजना मंजूर। राजधानी की जल्द ही बिजली व्यवस्था में भारी बदलाव होगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन किया जाना है। झारखंड सरकार ने इसके लिए RDSS स्कीम की मंजूरी प्रदान कर दी है। आचार संहिता लगे होने की वजह से चुनाव आयोग से इसकी सहमति मांगी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस स्कीम को धरातल पर उतारने के लिए आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत राजधानी रांची में लगाए गए बिजली पोल, तार, ट्रांसफार्मर, फीडर में बदलाव किया जाएगा। नए बिजली पोल, तार व ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। करीब 570 करोड़ रुपए सिर्फ राजधानी में खर्च किए जाएंगे। NCC कंपनी को काम भी आवंटित कर दिया गया है। फिलहाल बिजली विभाग इंजीनियरों व कंसल्टेंट के द्वारा राजधानी के विभिन्न इलाकों मोहल्लों में सर्वे कार्य चलाया जा रहा है। जिन स्थानों में पोल, तार, कंडक्टर, अंडरग्राउंड केबल इत्यादि बदलने की जरूरत है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। चुनाव बाद तुरंत ही इस पर काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड सारे कार्यों की निगरानी व अनुश्रवण करेगा। मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी। गिरिडीह लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद अब 4 जून को होने वाले मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने 6 काउंटिंग हॉल में प्रत्येक विधानसभा की गिनती की तैयारी पूरी कर ली है। एक विधानसभा में 20 टेबल लगाए जाएंगे, जिसमें कुल 6 विधानसभा में 120 टेबल की संख्या होगी, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 2 काउंटिंग सेंटर में 25 टेबल लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी विकास आयुक्त संदीप कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक बार मतगणना कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जमशेदपुर के परसुडिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या। जमशेदपुर के परसुडिया थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को 35 वर्षीय राजू अग्रवाल की पत्थर से कूचकर हत्या की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजू अग्रवाल सुंदरनगर के गैंताडीह का रहने वाला है। हर रोज शाम में वह अपने घर से बाजार के लिए निकलता था
और फिर 8:30 बजे तक लौट जाता था। रविवार को भी शाम में वह मोटरसाइकिल से अपने घर से निकला और फिर लौट कर नहीं आया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, जहां पता चला कि एलबीएस कॉलेज के बगल में कचरे वाले स्थान पर लहूलुहान राजू अग्रवाल पड़ा हुआ है। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी। मृतक राजू अग्रवाल की पत्नी ने बताया कि उनके पति की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि उनके पति के साथ किसी की कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसके बावजूद ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ परसुडिया थाने के थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि जानकारी मिलने पर भी घटना स्थल पर पहुंचे और पाया कि 35 वर्षीय राजू अग्रवाल की हत्या किसी तेज हथियार से वार करने या फिर पत्थर से कूचकर किया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई 15 जून को। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में विवादित बड़काई अंचल के अधीन 8.86 एकड़ जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 15 जून को होगी। मामले में पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई थी। ईडी ने इस मामले में राजकुमार पाहन को भी आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है। इसके बाद उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राजकुमार पाहन ने 1 मई को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। दरअसल बड़गाई अंचल के अधीन 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से यह मामला जुड़ा हुआ है। सीबीएसई कंपार्टमेंटल की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम और कॉपी पुनर्मूल्यांकन की तिथि जारी करने के बाद कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी में जुट चुका है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गाइडलाइन के अनुसार इसकी परीक्षा जुलाई में होगी। इस बार परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार 3 ग्रुप सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए योग्य हैं। जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा में 2 विषयों में फेल हुए हैं और जो 12वीं के 1 विषय में फेल हैं, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे छात्र जिन्हें 6ठे या 7वें विषय के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया था और जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की मांग की थी, वे सभी कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 10वीं में 2 और 12वीं में 1 विषय के साथ में परफॉर्मेंस बढ़ाने की मांग करने वाले योग्य होंगे। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। शिक्षकों के अनुसार 15 जुलाई से परीक्षा शुरू हो सकती है। खेलो झारखंड प्रतियोगिता 20 जून से तैयारी जोरों पर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अंडर 11 से 14 और 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक व बालिकाओं के लिए विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, आदर्श विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय सहित सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। 20 जून से विद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विद्यालय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को प्रखंड और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। इस वर्ष स्केटिंग प्रतियोगिता भी होगी आयोजित। इस वर्ष 11 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए स्केटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जिला और राज्य स्तर पर बड़े बैंड प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में 47,508 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिताओं के आयु वर्ग 14, 17 और 19 वर्ष के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के आयु प्रमाण पत्रों की विस्तृत जाँच की जाएगी। प्रमाण पत्रों में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित खिलाड़ी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक की सहमति को आधार बनाकर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खेलो झारखंड में अंडर 14, 17, 19 वर्ष आयु वर्ग तक के विद्यार्थियों के लिए एथलेटिक्स, आर्चरी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी, योगा, चेस, कराटे, टेक्वांडो, जूडो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, मलखंभ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, शूटिंग, स्केटिंग, स्क्वाश, टेबल टेनिस, नेटबॉल, फेसिंग, रेसलिंग बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंडर 17 और 19 वर्ष बालक व बालिका वर्ग के लिए क्रिकेट, रेसलिंग, वुशु, गटका व वेटलिफ्टिंग का आयोजन भी किया जाएगा।
पटना में गंगा नदी में डूबने से 4 भाइयों की मौत हो गई। सभी नहाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच एक भाई का पैर गहरे पानी में चला गया, वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए बाकी 3 भाई भी गहरे पानी में चले गए। थोड़ी देर में सारे गंगा में समा गए। नहाने के दौरान 2 सगे भाई, उसके एक चचेरे भाई और एक ममेरे भाई की मौत हो गई। पूरा मामला एनटीपीसी थाना इलाके का है। इस घटना के बाद गाँव से लेकर अस्पताल तक में कोहराम मच गया। मामला रविवार शाम का है। 4 भाई आदित्य, अनुज, रवि और सुदर्शन गंगा में नहाने गए थे। इसी बीच रवि का पांव गहरे पानी में चला गया। जहां पर रवि चला गया वहां पर ज्यादा गड्ढा था। इसका अंदाजा उसे नहीं लगा। रवि डूबने लगा। उसे बचाने में आदित्य, अनुज और सुदर्शन भी उसके पास चले गए। थोड़ी देर के बाद चारों गंगा में समा गए। मृतकों में 11 साल का सिंह आदित्य और 10 साल का सहोदर भाई अनुज सिंह, आदित्य का 16 साल का चचेरा भाई सुदर्शन और इन तीनों का ममेरा भाई 20 साल का रवि कुमार है। दुमका में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा। जामा विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क नहीं है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीता, अगोइया, करहैया के आसपास कई गांव के लोगों ने बाइक रैली निकाली और नारा लगाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों का कहना है कि बीडीओ ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक यहां सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि सड़क नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब कोई बीमार पड़ता है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं आती। कई बार समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से मरीजों की जान तक जा चुकी है। गांव में पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इन सब परेशानियों के बीच लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती तो वोट नहीं करेंगे। फार्मेसी काउंसिल में निबंधन और रिन्यूअल बंद, छात्रों की परीक्षा बाधित। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम बीते 21 दिनों से ठप है। इस वजह से न तो नए फार्मासिस्टों का काउंसिल में निबंधन हो रहा है ताकि वो अपना रोजगार और नौकरी का आवेदन कर सके। वहीं पुराने फार्मासिस्ट जिनके निबंधन की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके निबंधन का नवीकरण भी नहीं हो रहा है। यही नहीं, राज्य के विभिन्न फार्मेसी कॉलेजों में डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले लगभग 5500 छात्रों की परीक्षा भी बाधित हो चुकी है। इसका कारण यह है कि बीते 21 दिनों से झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार का पद रिक्त है। बता दें कि बीते 5 मई को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार कौशलेंद्र कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो चुका है। कौशलेंद्र कुमार ही डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के मेंबर सेक्रेटरी भी थे, लेकिन उनके निधन के बाद से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं होने के कारण दोनों पद रिक्त पड़े हुए हैं। हालांकि फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि काउंसिल की ओर से इस बाबत स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। इसमें रजिस्ट्रार और मेंबर सेक्रेटरी का पद रिक्त होने से हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए दिशा निर्देश मांगा गया है। बता दें कि काउंसिल में अध्यक्ष व सचिव समेत कुल 14 सदस्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सचिव का पद रिक्त होने से कार्य बाधित है। बुंडू में 3.5 किलो अफीम तथा 40,000 रुपए के साथ पुलिस ने किया एक को गिरफ्तार। बुंडू थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप 3.5 किलो अफीम रांची पुलिस ने बरामद किया है। मामले को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर बुंडू पुलिस के द्वारा सूचना पाई गई कि बुंडू बस स्टैंड में कोई व्यक्ति अफीम लेकर जा रहा है। इसके उपरांत बुंडू थाना की पुलिस ने बस स्टैंड पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद एक व्यक्ति के पास से एक झोले में 3.5 किलो अफीम तथा 40,000 रुपए नकद बरामद किया गया। फिलहाल व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को ग्रामीण एसपी के द्वारा दी जाएगी। इस अफीम की बाजार में कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी हजारीबाग का रहने वाला है, जो बुंडू अफीम खरीदने के लिए आया हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर बुंडू पुलिस ने इसकी कार्रवाई की है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।